विमेन रेगुलर आर्मी में जो हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर आर्मी, करेक्ट टर्म फॉर दैट इज़ ब्रांचेस अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर। 2006 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए खोला जाएगा। आई शुड बी वेल अवेयर, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एंट्री एग्ज़ाम की। आजकल कोचिंग बहुत ट्रेंड में आ गया है। आई थिंक सो ये ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली IIT और UPSC के जो एग्ज़ाम्स के कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ से ये ट्रेंड पिकअप हुआ है। In my personal opinion, it's a very wrong trend because यहाँ हम एकेडमिक आपके एक्विपमेंट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ आपका क्वालिटी क्या है एज ए इंडिविजुअल, उस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है। आप उस पर्सनालिटी को अपने अंदर क्वालिटेटिवली डेवलप करने के जगह आप कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ बाय प्रैक्टिसिंग। पर ये इनको चाहिए क्विक। आजकल सब बिल्कुल अमेज़ॉन डिलीवरी टाइप उनको चाहिए कि सेम डे डिलीवरी मेरी कैसे हो जाए कि आई कैन बिकम अ ऑफिसर। दिस इज़ वेयर द माइंडसेट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। 3:30 बजे सुबह उठ के मैं 2 घंटा मेरा सुबह का फिक्स था कि मैं पढ़ाई करूँ। इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, ना कि इस पे ही आपने पूरी अपनी लाइफ को ऐसे फोकस कर दिया और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप डिजेक्टेड हो जाते हो कि क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से किया नहीं। वो आपको एक प्रोफेशन के लिए नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको एक वे ऑफ लाइफ, क्या आप वो लाइफ जी सकते हो। पर आपका टाइम मैनेजमेंट तो अभी से ख़राब है, तो आप कैसे आगे जाके यू कैन बिकम एन ऑफिसर। हेलो मैम, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स फॉर कमिंग। हमें आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा आर्मी का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एज अ वुमेन आपकी आर्मी में एंट्री कैसे हुई, आपका इंटरेस्ट क्या था, कैसे आपकी जर्नी रही ओवरऑल। सो प्लीज़ लेट अस नो दैट। Firstly, Jai Hind Aditya, Jai Hind to our audience. Thank you so much for inviting me on your podcast. It is a great opportunity for me to interact. आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है. So Aditya, I come from an army family. My father was also in the army. He was in the Corps of Signals, which looks into communication. द ड्रीम टू जॉइन आर्मी, उसका कहते हैं ना, जो बीज जो है वो एक बहुत यंग एज पे मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे फोर्सेस में ही आई हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, मीन्स यूनिफॉर्म पहनना है एंड आई हैव टू सर्व माई कंट्री मोर इम्पॉर्टेंटली। ये बहुत बचपन से, मे बी बिकॉज उस आई एम ब्रॉट अप उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, तो शायद उसके कारण है। सो इट वॉज मे बी मैं 10 साल की थी जब ऐसे ही नानी के साथ मैं बाहर छुट्टियों में बैठी हुई थी बालकनी में, और ऐसे आसमान में मैंने एक फाइटर प्लेन उड़ते देखा और मैंने कहा नानी मुझे फाइटर पायलट बनना है। तो वो एक ड्रीम से शुरुआत हुई, बट जब आप धीरे धीरे लाइफ में रियलिटीज़ आती हैं और मेरे जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो समझेंगे, जब मैथ्स आपके लाइफ में एंटर करता है आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे हो, यू नो, वेयर डू यू स्टैंड। सो तब धीरे धीरे जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में पहुँची, मैंने रियलाइज़ किया कि नो, आई हैव मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स बायोलॉजी। फिर हमने सोचा कि हम मेडिकल में ज्वाइन कर लेंगे आर्मी। उस टाइम पे जो पॉपुलरली नोन था वेट फॉर विमेन टू एंटर आर्मी वॉज थ्रू मेडिकल, मीन्स मेडिकल फील्ड से ही आप आर्मी में जा सकते हैं फॉर विमेन। ये एक बहुत पॉपुलर था, बट लेट मी शेयर यू, 92 ऑनवर्ड्स विमेन रेगुलर आर्मी में जो हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर आर्मी, करेक्ट टर्म फॉर दैट इज़ ब्रांचेस अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर। ओके, वो रेगुलर आर्मी में आते हैं। फिर आपका एक और हिस्सा आ जाता है टेरिटोरियल आर्मी, एंड देन यू हैव पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई
मेडिकल का सोचा, फिर हमने धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्ट एग्ज़ाम में परफॉर्म किया, देखा कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। थैंकफुली 2006 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए खोला जाएगा। दैट सो आई अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट ऑल्सो, बट मेरा फाइनल एसएसबी में जो सिलेक्शन था वो थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। सो बेसिकली आई गेव 3 अटेम्प्ट्स एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। मैम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है? और ये कंबाइंड सर्विसेज के लिए जैसे आपने बोला, तो ये आर्मी, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स का साथ में होता है, और क्या इसमें आपकी प्रिपरेशन रही कि आप एंटर कर सकें आर्मी में? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन ये यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट होती है। बेसिकली इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ विच इंक्लूड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी, हिस्ट्री, ऑल पैरामीटर्स। जो आपका मान के चलिए यूपीएससी एग्ज़ाम में जो जीएस पेपर है वही उसी टाइप का सिलेबस होता है। येस, नॉट इन दैट डिटेल जो यूपीएससी में पूछा। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है, सो आई कैन शेयर दैट कंपैरिजन। और दूसरा पेपर जो होता है वो है इंग्लिश। तो ये दोनों मैंडेटरी पेपर होते हैं। जो आईएमए में जैसे जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं या बेसिकली जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जब आईएमए में जाते हैं तो उनके लिए मैथ्स एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड इसमें जब हम इसकी फॉर मी जब मैंने इसकी प्रिपरेशन वगैरह शुरू की थी, माई प्राइमरी फोकस वॉज कि आई शुड बी वेल अवेयर, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एंट्री एग्ज़ाम की। अब पहले आपका एंट्री का एग्ज़ाम होता है, ये दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं रिटन एग्ज़ाम्स। इसके बाद होता है आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। इससे पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले विमेन के लिए एक विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम होता था, जिसमें डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे, यानी कॉलेज के मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता था फॉर गिविंग द एसएसबी इंटरव्यू। ओके, सो दैट इज़ हाउ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, हालांकि मेल ऑफिसर्स के लिए पहले से चला रहा था, बट फॉर विमेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वेरी रिसेंटली एज 2006-07। तो वो थोड़ा ज़्यादा मेरिट बेस्ड हो गया। हाँ, सीडीएस एंट्री में डिफ़िकल्टी अब ये आ गई थी, जो चैलेंज पार्ट क्या आ गया है, आपके रिटर्न में भी आपका अच्छा स्कोर्स होना चाहिए, आपके इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर्स होना चाहिए, एंड ओवरऑल फिर मेरिट में यू शुड बी एबल टू मेक इट। एंड वैकेंसीज बहुत कम होती थी हमारे टाइम में। जब मैंने व्हेन आई क्लियर्ड माय इंटरव्यू, उस समय 15 की वैकेंसी थी वुमेन के लिए, विमेन के लिए, एंड 15 ऑल इंडिया, एंड माय रैंकिंग वाज 10th इन द मेरिट। सो आई थिंक सो देयर इज़ एन एडवांटेज सीडीएस एंट्री का ये हो जाता है कि इर्रेस्पेक्टिव मेरा कोई भी सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव मैंने एकेडमिकली कैसे भी परफॉर्म किया हो, बट अगर मैं सीडीएस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाती हूँ पढ़ाई करके, प्रिपरेशन करके उसकी, तो आई कैन मेक इट। सो दिस इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ चैलेंज येस, आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको इसमें भी मेहनत करनी है। पहले क्या था कि बस आप एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं एंड देन यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है, पर आपको ये अभी एक एडिशनल आ गया है। बट आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु मे नॉट बी फर्स्ट डिविजनर्स इन कॉलेज, डिस्टिंक्शन नहीं आया कॉलेज में, उतने एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो अगर स्पेशली मैं एक हमेशा से एक ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप स्टूडेंट रही हूँ। सो फॉर मी आई कांट इमेजिन कि मेरा कॉलेज लाइफ में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर ना करूं, ये मेरे लिए बहुत ही यू नो इट इज़ अनइमेजिनेबल। तो आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर
द कैंडिडेट्स, द वुमेन कैंडिडेट्स, की अच्छा हुआ कि ये एंट्री खुली। और मैम आपने बोला 2 पार्ट हो गए, एक रिटन हो गया और एक इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू की आपने कुछ अलग प्रिपरेशन की किसी एकेडमी से या कुछ, जिससे कि थोड़ा आपको अवेयरनेस भी मिले और प्रिपरेशन आप प्रिपेयर्ड रहें? Aditya, as I mentioned, I come from an army background, but the interesting part is कि मेरा उतना एक्सपोजर इस मामले में, मेरे फादर ने मेरे को एक ही चीज़ बोला, ही टोल्ड मी वन लाइन, जो आर्मी का मोटो भी है, अगर आप जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है कि जो आर्मी का एडवर्टाइजमेंट आता है, डू यू हैव इट इन यू, डू यू हैव इट इन यू। तो यही चीज़ मेरे फादर ने मुझे बोली, अगर आप में हैं कैपेबिलिटीज़, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। आजकल कोचिंग बहुत ट्रेंड में आ गया है, आई थिंक सो। ये ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली आईआईटी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स के कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ से ये ट्रेंड पिकअप हुआ है। in my personal opinion, it's a very wrong trend, because यहाँ हम एकेडमिक आपके एक्विपमेंट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ आपका क्वालिटी क्या है एज ए इंडिविजुअल, उस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है। आप उस पर्सनालिटी को अपने अंदर क्वालिटेटिवली डेवलप करने के जगह आप कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ बाय प्रैक्टिसिंग। तो ये तो वही बात हो गई कि यू नो आप किसी अगर साइकोलॉजिस्ट को वैसे दिखाने जाओगे, वो नेचुरली आपके अंदर कुछ और पर्सनालिटी देखेंगे, बट जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, आप अभी से ना यू आर प्लानिंग, अच्छा मैं क्या चीज़ छुपा सकूँ मैं उनसे, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आई फील दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो जनरल एडवाइस आपकी ये रहेगी कि जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट में, जनरल अवेयरनेस के इम्प्रूवमेंट पे लोगों को काम करना चाहिए। जी हाँ, मैं खुद आर्मी ऑफिसर की बच्ची होकर भी मेरा 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया में मुझे अलग अलग किस्म के ट्रोल भी आते हैं इस पे कि देखो आपके पास सब फैसिलिटी होके भी आप 3rd अटेम्प्ट, बट नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इट इज़ कि आपने एक टाइम पीरियड में अपनी क्या साइकोलॉजी बनाई है। अवेयरनेस थोड़ा बहुत होना चाहिए कि क्या टेस्ट है, कंसिडरिंग कि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है ना, और सीट्स वही गिनी चुनी आती हैं। अवेयरनेस एक अलग चीज़ है, अपने ऊपर मेहनत करना एक अलग चीज़ है, और आप सिर्फ टेस्ट और टेस्ट पे फोकस करके चल रहे हो। आप टेस्ट से एसएसबी तो क्रैक, एंड आई रियली डोंट लाइक दिस वर्ड क्रैक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एसएसबी तो क्रैक कर लोगे आप टेस्ट की तैयारी करके, बट क्या आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं? क्या आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? आपने थियोरेटिकली वो सिचुएशन के लिए आपने सिमुलेशंस करके प्रैक्टिस कर लिया है, बट रियल लाइफ में वो सिचुएशन आएगी तो आप लॉस्ट हो जाएंगे। दिस इज़ वेयर आई फील कि कोचिंग सेंटर्स, आई मीन वॉट एवर, जितना मुझे पता है कोचिंग सेंटर्स कैसे करा रहे हैं, दे आर ओनली मेकिंग देम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट वेयर इज़ उनका खुद का इंट्रोस्पेक्शन, एक सेल्फ अवेयरनेस, वो कहाँ है? इसलिए मैंने पर्सनली आई नेवर वांटेड टू टेक एनी कोचिंग ऑल्सो। येस, गाइडेंस ज़रूर लिया जानने के लिए कि होता क्या है टेस्ट में, बिकॉज एक फेमिलियरिटी होना एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, आज हमारा वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेसन, अगर मैं आपके बारे में थोड़ा जानूँ, मैंने अगर आपके कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट देखे होंगे, तो आई फील कंफर्टेबल। दैट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी एंड वी शुड कीप इट टू दैट। आजकल जो फीडबैक मेरे जानकार जो हैं टेस्टिंग ऑफिसर्स, उनसे मिलता है, ये एक गलत फहमी है बच्चों में कि पता नहीं चलता कि वो कोचिंग करके आए हैं। बिल्कुल पता चल जाता है, एंड दैट इज़ वाई मेनी ऑफ देम रिजेक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि वो कोचिंग लेके आए। वी रिसेंटली मेट अ रिटायर्ड कर्नल एम नेहरू, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जी। एंड आई थिंक सिमिलर फीडबैक मुझे उनसे भी मिला कि वो जो काम करते हैं वो एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए नहीं करते, बट जो एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी है वो कैसे इम्प्रूव हो, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उस पर वो काम करके कैसे इम्प्रूव कर पाए इन
लिमिटेड टाइम विंडो, तो उस चीज़ पे काम करते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ना कि जस्ट एक एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आई थिंक कुछ Correct. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो राइट डायरेक्शन में कैंडिडेट्स को गाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब होता क्या है, जैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में भी आप ये देखेंगे, एंड नाउ दैट आई एम इनटू योगा, यहाँ पे भी मैं ये चीज़ देखती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बच्चा मेरे से कोचिंग लेने आ रहा है तो वो एक गाइडेंस वो एक कंज्यूमर है ना, वो एक कंज्यूमर मेंटालिटी के साथ ही आ रहा है। दिस इज़ ये हमारे सोसाइटल ड्रॉबैक है कि एक इंडिविजुअल चाहे वो कोई भी सर्विस लेने जा रहे हैं, चाहे वो कोचिंग हो, मेंटरशिप हो, फिटनेस हो, एनीथिंग, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स हैं वो उनको क्वालिटेटिवली डेवलपमेंट देना चाहते हैं, पर ये इनको चाहिए क्विक। आजकल सब बिल्कुल अमेज़ॉन डिलीवरी टाइप उनको चाहिए कि सेम डे डिलीवरी मेरी कैसे हो जाए कि आई कैन बिकम अ ऑफिसर। दिस इज़ वेयर द माइंडसेट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, आई विल से। सो आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रहे होंगे, बट आई एम सेइंग मेजॉरिटी जो स्ट्रक्चर है, अब आई एम श्योर सर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे टू डिलीवर समथिंग। देर आर चिल्ड्रन हु वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, वो कुछ और एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन को भी हमें चेंज करना, हमें मोल्ड करना है। हमें और स्ट्रांगली बताना होगा कि द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट कि आप में एक टेस्ट पास करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। द रिक्वायरमेंट इज़ कैन यू हैंडल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, वो भी अपने लिए नहीं, अपने ट्रूप्स के लिए, अपने नेशन के लिए आपको करना है। तो आप में वो इंटेंशंस हैं कि नहीं, that has to be driven down very seriously to these aspirants। क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, एस्पिरेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स एक काइंड ऑफ एक प्रोफेशनल एक टर्म हो गया है कि आप क्या कर रहे हो, आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। आई डोंट अग्री टू दैट। हमने भी तैयारी की है, उस टाइम पे गूगल भी नहीं था कि इतना हमें अगर गूगल एक्सेस करना है तो आपने इंटरनेट कैफ़े में जाना है, 15 रुपये देने तब आपको आधा घंटा मिलेगा। सो रीडिंग की बहुत हैबिट थी हमारी, हम खुद अपने पे रिसर्च करते थे, खुद ढूंढते थे चीज़ों को। और सीडीएस का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता था तो हम मेहनत करके जाके वो न्यूज़पेपर ख़रीद के लाते थे। जब आप खुद से एफ़र्ट मारते हो, आप उस चीज़ की वैल्यू करते हो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ एस्पिरेंट्स में आनी चाहिए। दे शुड वैल्यू देयर टाइम। प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट वैल्यूइंग दैट, दे आर लुकिंग फॉर कि कैसे भी क्विक रिजल्ट मुझे मिल जाए, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देमसेल्फ। एक मैम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स आपने बोला उन लोगों के हैं, थोड़े स्पेसिफिक हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट ने बोला कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेट से बीए कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ जी, तो कितना टाइम मुझे ओवरऑल देना चाहिए या कितना रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम सीडीएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए? सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हम टाइम बेस्ड क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यूपीएससी के लिए बोलते हैं कि 1 से 1.5 साल की तैयारी लग जाती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी एस्पिरेंट्स को कि वो ये चीज़ को समझें, यूपीएससी से जो सिलेक्शन होना है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग है, सीडीएस एग्ज़ामिनेशन में जो आपको वो टेस्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है सीडीएस की, आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, यस और नो, बस इतना ही उन्हें देखना है उस टेस्ट से कि आप कितने जागरूक हैं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आपको पता है देश और दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी ही रिक्वायरमेंट है। जनरल साइंस भी जो उसमें आते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इतना तो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज हमें होना ही चाहिए एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वहाँ पे। तो अननेसेसरी hyping it up and making it into a UPSC stature of exam. I'm specifically saying this क्योंकि मैंने UPSC की भी तैयारी की है। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। वहाँ आपको एक बहुत ही कॉन्शियस
थॉट प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिखना है। वहाँ पे सिर्फ आप टिक मार के नहीं आ रहे हो, वहाँ पे आप उसके अलावा आपको आपका एक्सप्रेशन भी होना है। तो वो एक अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, उसकी ग्रूमिंग के लिए 1 से 1.5 साल लग जाता है ना। पर CDS की तैयारी के लिए आई वुड से कि आज अगर आप सोचते हो कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है या आर्म फोर्सेस में आना है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप मत वेट करो 1-1.5 साल में मैं ऑफिसर बनूंगा। ड्रॉप बिल्कुल, आई एम वेरी अगेंस्ट ड्रॉप। अगर आप इतना भी एज अ स्टूडेंट आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ाई के साथ आप, इसमें पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। यहाँ पे अक्सर एस्पिरेंट्स मार खा जाते हैं। हमने गैप की बात की, क्या गैप लेने से SSB या CDS के इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे? यस इट डज हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि आर्मी आर्म्ड फोर्सेस को पता है द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ दिस एग्ज़ाम। दे हैव केप्ट इट इन अ वे कि आप पढ़ाई करते हुए या नौकरी करते हुए भी आप तैयारी करके आप इंटरव्यू और रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा एक रखा है, येट वी गेट द क्वालिटी ऑफ पीपल। सो अगेन द एम्फेसिस इज ऑन योर साइकोलॉजी, नॉट ऑन योर एक्यूमेन। आपको कितना हिस्ट्री आता है, कितना इंडियन पॉलिटी आता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बेसिक आपका नॉलेज है। जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, मेरिट में आप जब कंसिडर होता है तो 3 एस्पेक्ट्स कंसिडर, मेरिट के लिए तो खैर 2 एस्पेक्ट्स कंसिडर होते हैं। मेडिकल इज़ अ डिफरेंट गेम, बट आपका रिटर्न के मार्क्स और आपके SSB इंटरव्यू के मार्क्स, है ना। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं, लोग पूरा फोकस इस पे डाल देते हैं कि मैं पहले CDS की तैयारी करूँगा, मैं फिर SSB की तैयारी करूँगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब आप जा रहे हो, वहाँ पे दोनों पैरामीटर्स को एक साथ रख के दे विल सी कि ओके आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर आपको आप CDS का पेपर भी देखिए, एक एवरेज इंडियन सिटीजन शुड बी easily able to score a good amount of marks in that. एंड आप कट ऑफ्स भी देखिए, कट ऑफ्स आर वेरी लो, हार्डली 50%, 55% कट ऑफ पे कट ऑफ होता है ना। बहुत ऐसा नहीं कि एम्स में आप ज्वाइन करो तो 90% कट ऑफ पे चल रहा है, जी नहीं, वैसा भी नहीं है। सो जब आपको ये आइडिया है थोड़ा, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप कट ऑफ को लेके दिमाग में चलो, क्योंकि फिर आपका मेरिट मिस हो जाएगा। सो आपको जितना आप स्कोर्स कर सकते हो आप करो, बट इसकी तैयारी आप कंसिस्टेंटली अगर आज डिसाइड करते हो कि मैं 1 घंटा रोज़ दूंगा, आप आराम से 1 घंटे में आप डेली बट इट हैज़ टू बी डेली 1 घंटा टेबल स्टडी। ये मेरा सबसे फेवरेट फार्मूला है, मैं जो लोगों को देती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वो भी माइक्रोबायोलॉजी जैसे वेरी प्रैक्टिकली इंटेंसिव सब्जेक्ट, जिसमें आप लैब सेशंस नहीं मिस कर सकते हो। एंड देन यू आर डूइंग योर डिसर्टेशन ऑल्सो। 3:30 बजे सुबह उठ के मैं 2 घंटा मेरा सुबह का फिक्स था कि मैं पढ़ाई करूँ। इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, ना कि इस पे ही आपने पूरी अपनी लाइफ को ऐसे फोकस कर दिया और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप डिजेक्टेड हो जाते हो कि क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से किया नहीं। सो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसको अपने रूटीन में आप ये सोचिए, आपको कल ऑफिसर बनना है तो उसका एक ऑफिसर का लाइफस्टाइल, इतना आजकल सोशल मीडिया है, हम लोग शेयर करते रहते हैं। हमारा एक लाइफस्टाइल, हमें आदत है, वो आपको एक प्रोफेशन के लिए नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको एक वे ऑफ लाइफ, क्या आप वो लाइफ जी सकते हो। पर आपका टाइम मैनेजमेंट तो अभी से ख़राब है, तो आप कैसे आगे जाके यू कैन बिकम एन ऑफिसर। सो ये चीज़ पे आई थिंक सो एस्पिरेंट्स शुड फोकस मोर ऑन। अननेसेसरली ड्रॉप लेके फिर आप पे सिलेक्शन भी नहीं होता, तो एक संक कॉस्ट फैलेसी भी आ गया कि अरे भाई अब तो हमने लगा ही दिया तो और लगा दें, है ना। तो
this doesn't work here. एक मैम जो मेरिट बनती है वो कंबाइंड स्कोर से बनती है, रिटन का अलग प्लस इंटरव्यू का फिर मेरिट बनती है, या फिर Yes. एक स्टेज क्रॉस करनी होती है कि हाँ इंटरव्यू रिटन क्रॉस हो गया अब इंटरव्यू के लिए जाना है? हाँ, so it is both ways. I'll clarify more on this. जब आपका CDS क्लियर होता है तो कुछ बच्चों को कुछ कैंडिडेट्स जो होंगे दे विल बी सेलेक्टेड टू गो फॉर SSB. नाउ दैट डजेंट मीन जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका CDS का वो भुला दिया जाएगा जी नहीं. वो काम आएगा कहाँ, जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. तो दिस इज स्टेज 1 CDS, यू क्लियर, फ्यू ऑफ देम गो टू स्टेज 2. स्टेज 2 आपका SSB में भी 2 पार्ट होता है, एक स्क्रीनिंग है एंड द सेकेंड पार्ट इज द मेन इंटरव्यू, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. तो कॉन्फ्रेंस इन यानी आप सेलेक्टेड हो, कॉन्फ्रेंस आउट यानी आप नॉट रिकमेंडेड. वी डोंट से रिजेक्टेड, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजेक्टेड. एंड ये भी सोचें कि वो सिलेक्शन नहीं, वो रेकमेंड कर रहे हैं कि आप आर्मी में जा सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना. तो ये एक हुआ. SSB में जनरली लोगों का 19 से 20 का फ़र्क होता है, मोर और लेस, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजी टेस्ट. तो या तो आप में है या नहीं है. तो बस सबसे डेंजरस होते हैं जो थोड़े बॉर्डर लाइन केस हो जाते हैं कि इसमें शायद है, वो सबसे डेंजरस केस होता है. बट लेट्स टेक अ जनरल पार्लेंस. तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपके बाद उसके बाद आता है आपका मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट जो ये फाइनल बनती है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में हम लोग 55 लोगों का मेरिट बना था. दैट इज बेस्ड ऑन योर SSB मार्क्स प्लस योर रिटन मार्क्स. ओके. उसके बेसिस पे वो मेरिट बनती है और उसके बेसिस पे आप जहाँ पे स्टैंड करते हो डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सेलेक्टेड हो कि नहीं आगे जाने के लिए. नाउ हियर ऑल्सो कंफर्म नहीं है कि आप पहुँच रहे हो एकेडमी. एक और चीज़ आ जाता है द मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा, एंड इट्स अ बहुत ही थरो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. वेरी मीन्स एक तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको पता होता है आप में क्या क्या ठीक है, हिस्से पुर्जे ठीक हैं कि नहीं है, नो. इसके बाद आता है एकेडमी में एंट्री, एंड तब भी आप ऑफिसर नहीं बने हो, आपने वहाँ पे 11 महीने की ट्रेनिंग. तो जब सीरियस एंट्री विमेन के लिए ओपन हुआ, ट्रेनिंग वाज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 months to 11 months. तो 11 महीने की जब आप ट्रेनिंग करते हो, लास्ट दिन जाके ही आप ऑफिसर बनते हो. तो वो जो जर्नी है 11 महीने की, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी. तो फिजिकल भी उसमें काफ़ी आई थिंक ट्रेन करते हैं और मेंटली भी काफ़ी सारा रहता है. यस. फर्स्ट डे ऑफ एकेडमी मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ. हमारे आर्मी पार्लेंस में उसको टैंक पोजीशन बोलते हैं. बेसिकली इफ़ यू स्टैंड विथ टेक अ वाइड लेग स्टैंड्स, और आपके सर को आपने ज़मीन पे लगाना है और आपके हाथ पीछे होते हैं, तो उसको टैंक पोजीशन या महाराजा पोजीशन बोला जाता है. सबसे पहले तो हमें उस पोजीशन में खड़ा कर दिया. पहले तो लड़कियों के बाल काट दिए, है ना. दैट इज़ द, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर पीपल, बट इट्स ओके फॉर मी. इफ़ यू आस्क, इट्स हार्डली एनीथिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग. बाल है, उग जाएंगे वापस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. हमारे सीनियर्स ने हमें बोला, आप जब इस पोजीशन में हो तो इमेजिन करो कि तुम जो भी थे अभी तक, वेदर आप कॉलेज टॉपर रहे हो, आप कोई अपने कॉलेज के स्टार रहे हो, या आपने जहाँ पे भी एम्प्लॉयड थे आप वहाँ के एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर भी रहे हो, वो सारा चीज़ अपना यहीं छोड़ दो, बिकॉज नाउ द जर्नी इज़ डिफरेंट. ये बहुत एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है. तो आपको अपना ईगो सब चीज़ छोड़ना पड़ता है. एक मैम क्वेश्चन है आई थिंक मोर रेलेवेंट टुवर्ड्स वुमेन, कि कई लोगों के घर वालों को हेजिटेशन होती है अपने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस में भेजने की,
और ये जो स्टिग्मा है वो ज़्यादा कंसर्निंग है फॉर गर्ल्स ऑल्सो, जो जी। एस्पिरेंट, जैसे आपने बोला कि बचपन से एक एम था, एक इंटरेस्ट था जाने का, बट सपोज़ फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मे बी आप इनकलकेट करते हो आर्मी में जाके, और आपने ट्रेनिंग का भी पार्ट बोला 11 मंथ्स की होती है, तो आई एम श्योर कि पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल एक 360 डिग्री चेंज होती है, जी। आपका पर्सपेक्टिव, आपका फिजिकल फिटनेस लेवल, ये सब चीज़ें। तो कैसे कन्विंस किया जाए पेरेंट्स को कि क्या मेरिट्स हैं आर्मी में जाने के? आपके सवाल में ही उसका वैसे आंसर छुपा हुआ है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड मोर टू दैट। आपने पर्सनालिटी की बात की। पर्सनालिटी इज़ अ जनरली लोग सोचते हैं बहुत एक रिजिड चीज़ है कि ये मेरी पर्सनालिटी है। ये मेरी पर्सनालिटी हम तब बोल रहे हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि यही है, दिस इज़ व्हाट मेक्स मी। अगर आप उस चीज़ को छोड़ के जब आप स्टेप इन करते हैं ट्रेनिंग में, आप जो जो अंदर एक कैंडिडेट जाता है वो बाहर एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन के आ रहा है। वो ही और शी इज़ अ मिलिट्री लीडर। मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से, ऑलरेडी जो बच्चियां हैं जो इस फील्ड में आती हैं वो बहुत अलग थॉट प्रोसेस लेके आती। इवन जो आर्मी ज्वाइन करने का सोचती हैं उनमें कुछ तो अनकन्वेंशनल है, दे आर नॉन कॉन्फर्मिस्ट। उनको आप कन्वेंशनल जॉब में बांध के आप उनके लाइफ को एक रिग्रेटफुल फॉर्म में मत डालिए। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। क्योंकि ठीक है, आर्मी में चैलेंजेस हैं, बट वो चैलेंजेस के लिए उन्हें ट्रेन भी किया जाता है। और जो ये माइंडसेट है कि आर्मी में गए तो कुछ डेंजर आ जाएगा, डेथ, बिगेस्ट फियर। या डेथ तो कभी भी आ सकता है, घर बैठे बैठे आजकल हो सकता है। कोविड टाइम ने हमें दिखा दिया है कि कहीं पे भी दिस इज़ पॉसिबल इन एनी सिनेरियो। तो पेरेंट्स शुड नॉट लिमिट दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जहाँ वो अपने वो और स्पेशली गर्ल्स की ये नेचर है कि वो अपने तो चेंजेस लाती ही हैं, वो एक पूरे सोसाइटी में चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो हम उन्हें जब रोक रहे हैं, हम एक फैमिली, एक पूरे नेबरहुड, एक पूरे सोसाइटी को ग्रो करने से हम रोक रहे हैं। सो जब मैं इनफैक्ट अपने फादर के पास जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ दिया कि मुझे आर्मी में जाना है, तब तक मेरा सीडीएस क्लियर हो गया था, मेरा एसएसबी इंटरव्यू आना था। तो मम्मी ने कहा अब तो बताना पड़ेगा तुम्हारे पापा को, क्योंकि अभी तक तो गाड़ी चला ली हमने। When I told him, तो he was like, he also had that concern, क्योंकि उन्होंने विमेन ऑफिसर्स की स्ट्रगल देखी है आर्मी में। तभी 92 में कमीशन होने शुरू हुए थे, एंड बहुत सारे उन्होंने मिथ ब्रेकिंग जो बोलते हैं ना, लिटरली उन्होंने वो किया है। बहुत सारे ऐसे माइंडसेट्स को उन्होंने ब्रेक किया है। आज टचवुड बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। आज एक एक्सेप्टेंस भी अच्छा खासा है, और मोर और लेस नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी विमेन ऑफिसर्स कमांड रोल्स में आ गए हैं। और ये सोचना कि फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाती है, फैमिली लाइफ विल बी अफेक्टेड। अगर आप कॉर्पोरेट में दो कपल है, काम कर रहा है, तब भी अफेक्ट होनी है। करेक्ट। तब क्या कम अफेक्ट हो रही है, वेर इधर यू आर इन डिफरेंट लोकेशंस और यू आर वर्किंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स, तब भी आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। ह्यूमन नेचर है, हम सिचुएशंस में एडजस्ट हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल किसी भी तरीके से बना लेते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है ना। और विमेन के लिए फ्रॉम शॉर्ट सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप 10 साल सर्व करने के बाद यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू परमानेंट कमीशन। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको परमानेंट कमीशन लेना है, बट एक 10 साल आप अपने कंट्री को सर्व करने का मौका, आप एक यंग गर्ल, अ वेरी डिजर्विंग सिटीजन से आप छीनना, ये देश के लिए आप नुकसान कर रहे हैं।
और क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होगी वो उनकी बच्ची अगर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनेंगी तो सबसे ज़्यादा गर्व की बात तो उनके लिए होता है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस पर फोकस करिए, बिकॉज वो ज़माना गया जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज थी एंड पीपल वर देयर टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। आने वाला समय वैसा नहीं है। मैम एक जो क्वेश्चन है वो ये है, टेरिटोरियल आर्मी क्या है और इज इट गुड फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए भी अच्छा है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, ट्राई करने का? ओके, मैं पहले पार्ट को पहले कवर करती हूँ। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली एक रिजर्विस्ट फोर्स टाइप के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था, वेयर आर्मी के कुछ रोल्स जो आर टेकन केयर ऑफ बाय टेरिटोरियल आर्मी, यू नो, बट इन द टाइम ऑफ वॉर इनके भी अपने सेट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यूएस में आर्मी में, इफ़ यू आर अवेयर, यूएस आर्मी में एक रिजर्विस्ट का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन। इसमें भी आप एक बार वंस यू आर सेलेक्टेड, वंस इनका भी एसएसबी के फॉर्म में एक इंटरव्यू होता है एंड इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद इफ़ दे चूज दे कैन बी एम्बॉडिड, इसको बोलते हैं एम्बॉडिड, और यू कैन स्टे डिसएम्बॉडिड। डिसएम्बॉडिड मीन्स यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द आर्मी बट यू आर नॉट इन एक्टिव सर्विस, आप बटालियन में नहीं होंगे। उस केस में आपको साल में शायद 2 महीने जा कर के अपना ट्रेनिंग करना होता है। आजकल तो बहुत सारे स्टार्स पॉलिटिशियंस आर आल्सो देयर इन, यू नो, पॉलिटिकल लीडर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। Anybody can be part of territorial army as a reservist. Okay, so ये है territorial army का concept, and अगर आप embodied हैं you can serve till your retirement age. ये these are very clear mandates for you know, clear policy on territorial army. उनका कोई short service ऐसा कोई concept नहीं है, at least what I am not aware of. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि विमेन के लिए अच्छा है कि नहीं, आई थिंक सो। एनी प्रोफाइल यू टेक, पैरामिलिट्री, टेरिटोरियल आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, all are really good organizations where women who want to make a difference for the nation should be part of. I don't see any difference. अगर आपके आर्मी के चांसेस मिस हो गए, यू हैव क्रॉस द एज, then it's a good option to go for territorial army, but do give a shot to regular army first before you go there. इसमें कोई ख़राब और अच्छा तो there is no question of that. Territorial army are equally equipped, equally well trained and equally contributing to the national security. बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर है उनके। कई सारे इकोलॉजिकली ऑल्सो दे आर डूइंग अ लॉट, इको टास्क फोर्सेस करके होते हैं उनके, एंड उसके थ्रू भी वो बहुत सारे बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टेरिटोरियल आर्मी इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन टू जॉइन एज अ रिजर्विस्ट. इट्स नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन, बट यही डिफरेंस है कि अगर आप एम्बॉडीड होते हैं तब आप एक्टिव सर्विस में हैं, देन यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़ अकिन टू द रेगुलर आर्मी. बट इफ़ यू आर डिसएम्बॉडीड तो वो साल में बस 2 बार आप जब जाएंगे एंड यू विल गेट ट्रेंड. दैट इज़ द ओनली. सैलरीज वगैरह में मैम कितना डिफरेंस होता है? I have to check that what is their present pays but rank structure, everything is same. So आप embodied रहोगे तो of course you will draw the pay, you know, I don't think so there is a difference in the pay, but I have to really check on that. I have to really check on. But promotions का इनका थोड़ा अलग system है. Rank structure, everything is similar to the क्या साथ में काम करते हैं आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी? Yes. In fact, आप जब
जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो डिस्टर्ब्ड एरियाज बेसिकली, जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेट्स इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. वो बहुत क्लोजली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो भी इंटरेक्ट करते हैं, एंड वी इंटरेक्ट विद टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो अ लॉट या बिकॉज ये ज़्यादा इनके परमानेंट लोकेशंस होते हैं, एंड they have a very good grip on the local information and जो भी situation है, तो we closely coordinate with them. Ma'am, you have been part of Army Intelligence Ops. Intelligence Corps, yeah. Army Intelligence Corps. Corps, हाँ. तो वो उनका क्या काम होता है, उसके लिए क्या एबिलिटीज़ चाहिए, कैपेबिलिटीज़ चाहिए, क्या देखा जाता है और उसका रोल होता क्या है एग्जैक्टली? So I really liked the question. Thank you for asking me. Why I had a little laugh is on the role part, क्योंकि इतना diverse है ये role आदित्य. I can't tell you. We can't define कि सिर्फ यही एक काम है इंटेलिजेंस का. आर्मी इंटेलिजेंस, वैसे द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज मिलिट्री इंटेलिजेंस, पर कोर का जब हम नाम बोलते हैं, इट इज़ इंटेलिजेंस कोर. इट इज़ पार्ट ऑफ, its job is only to look into the intelligence requirements of the Indian Army. It's as simple as that. जिस तरीके से आपका for the country you have the intelligence bureau, you have the military intelligence setup in the form of intelligence corps for the Indian Army. This is intelligence corps. Now coming to qualities, क्या qualities या क्या QR है, qualitative requirement क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता नहीं चलता है ज़्यादा, क्योंकि हमें जब सेलेक्ट किया जाता है हम एकेडमी में होते हैं. एकेडमी में जस्ट लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चॉइस ऑफ आर्म्स. तो जिस तरीके से बाकी आर्म्स को चूज़ करने का एक ऑप्शन होता है, इंटेलिजेंस कोर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है. यू कैन चूज़ योर आर्म, but ultimately there is a whole board of a whole board which is established, जिसमें ऑफिसर्स डिस्कशन करते हैं एंड दे चेक द सूटेबिलिटी कि क्या इनको किस कोर में, किस ब्रांच में इनको डालना चाहिए. The capabilities you will develop once you are in the core. Prerequisites, I am certain इन्होंने कुछ चेक किए होते हैं. They check psychologically how your performance have been. But जब आप घुसते हैं in the organization, there is something called as orientation. And we have our own training programs, जिसमें आपको धीरे धीरे बेसिकली आपके जितनी सर्विस होती है उसके बेसिस पे आपको एक्सपोजर मिलता है टू अंडरस्टैंड हाउ द कोर फंक्शंस, टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप में क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए. So I feel still if somebody wants to understand कि फिर भी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आई फील आप में ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए. यू शुड, आप में लॉजिक ढूंढने की एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, आप में रीडिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, writing skills अच्छे. So at the end of the day you have to be a full package of these things. These are the qualities which are required. एक मैम आपने बोला कि जैसे देश की इंटेलिजेंस होती है वैसी आर्मी की इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए होता है. तो वो क्या, उसका क्या मतलब हुआ कि क्या आर्मी में क्या चल रहा है उस चीज़ पे काम करते हैं, या आर्मी जहाँ पे डिप्लॉयड है वहाँ के आसपास की इंटेलिजेंस लेने के लिए होता है? ओके, तो जब भी हम इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डज इट एनकम्पास, लेट मी एलैबोरेट. उसका क्या मतलब होता है अगर इंटेलिजेंस की बात होती है? एक होता है एक्विजिशन, एक होता है सिक्योरिटी, और एक होता है काउंटर इंटेलिजेंस. सो एक्विजिशन यानी आप ऑफेंसिवली जाके इंफॉर्मेशन आप दुश्मन की कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एक्विजिशन.
counter intelligence, you are preventing your information from going to the enemy. आप अपनी खबर enemy दुश्मन तक पहुंचने से रोकते हैं. और इन दोनों के बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फलक्रम पॉइंट है, जो आपके कॉर्पोरेट सेटअप में भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मंडेन और बोरिंग होता है, वो है सिक्योरिटी. क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ा प्रीएम्प्टिव है. सिक्योरिटी का अगर आप नेचर देखेंगे, वो बहुत ही प्रीएम्प्टिव है. आप साइबर सिक्योरिटी भी देखेंगे, बहुत प्रीएम्प्टिव है. आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो कि फ्यूचर में ये ना हो. सो इट इज़ वेरी प्रिवेंटिव एंड प्रीएम्प्टिव इन नेचर. तो सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस एंड एक्विजिशन, ये तीनों मिल करके ही इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क बनता है. चाहे वो आप कोई भी एजेंसी उठा लीजिए, वर्ल्ड की कोई भी एजेंसी आप ले लीजिए, ये तीन पार्ट तो 100% हैं उसके. अब व्हाट डज आर्मी इंटेलिजेंस लुक इनटू इज दीज 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी. तो जहाँ इंटेलिजेंस, अब बाहर, अब अगर हम कंट्री का देखेंगे, यू हैव इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू हैव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ है आपके पास. रॉ ज़्यादातर एक्विजिशन रोल में देखता है. IB मोर इंटरनल सिक्योरिटी के रोल में देखेगा, इंटरनल इंफॉर्मेशन काउंटर इंटेलिजेंस के रोल में ये लोग आ जाते हैं. तो इस तरीके से आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी कंट्री जितनी बड़ी तो नहीं है, इट्स अ फोर्स. तो उस फोर्स के हिसाब से ये डिसाइड हुआ करता. ये ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स ने जब आए थे इंडिया में, जब इंडिया वॉज अबाउट टू गेट फ्री, एंड उस टाइम पे जब इन्होंने नोटिस किया कि नहीं, इनकी जब आर्मी होगी तो इनका खुद का एक इंटेलिजेंस विंग होना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि इनको नेबरिंग नेबर से भी थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि इट्स स्टिल नॉट येट अ कंट्री येट. तो उस टाइम पे जब ये रेज हुआ था, इंटेलिजेंस विंग आर्मी का, जो इंडियन आर्मी का हम अभी देख रहे हैं, उसका ओरिजिन वॉज देयर. इंटेलिजेंस उस समय वो एक छोटी सी विंग ही थी. अब जा कर के वो एक पूरा एक कोर के फॉर्म में आई है. एक मैम, जो आजकल का सिनेरियो है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और हम साइबर वॉरफेयर की तरफ भी जा रहे हैं जी. तो जो थ्रेट है, आपने बोला साइबर का या इंटेलिजेंस रिलेटेड जो थ्रेट है, पाकिस्तान से, चाइना से, मल्टीपल कंट्रीज और फ्रेंडली कंट्रीज भी कोशिश करती हैं कि जाके इनका सिस्टम एटलीस्ट कुछ एक्सेस रहे कि ये क्या कर रहे हैं उस चीज़ का. और हम देखते भी हैं कि कई जो ऑफिसर्स हैं, कई डिफेंस पर्सनल हैं, वो हनी ट्रैप भी होते हैं जी. तो इन सब चीज़ों के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितना एफर्ट हम इस पे डालते हैं इंटेलिजेंस कोड से? जी. तो थ्रेट असेसमेंट की आपने बात की, और आपने जब हनी ट्रैपिंग की बात की, वो भी अगर देखा जाए तो वो हमारे काउंटर इंटेलिजेंस जो मैंने मेंशन किया, उस सब्जेक्ट के अंडर ये आते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ थ्रेट्स, इट कम्स अंडर सिक्योरिटी, और जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, इट कम्स अंडर काउंटर इंटेलिजेंस. We are definitely well prepared. That is why you are seeing these cases coming out. ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. डिटेक्शन, हमारा टाइमली डिटेक्शन हो रहे हैं. इफ़ थिंग्स आर कमिंग आउट, दैट मीन्स देर इज़ टाइमली डिटेक्शन हैपनिंग, और वो डिटेक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स वी हैव अ रोबस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है, इन्फो डिलेड इज़ इन्फो डिनाइड. ये एक क्लियर कट फॉर्मूला है. तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस इंडिया जब बना है, आप सोचिए, इसीलिए मैं ये चीज़ लाई हूँ बाहर. ये एक न्यू सेटअप नहीं है, इट्स क्वाइट एन ओल्ड सेटअप. एंड काफ़ी कुछ जो कहते हैं हम ड्रिल्स, प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी has definitely advanced, and we have very very good capability. Not just हमारी खुद की capability, but जब हम देखें inter agencies, that is with other agencies, जो हम that seamless functioning जो है, वो बहुत develop हो गया. Scenarios have changed a lot after Kargil war, especially for us. कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद मल्टी एजेंसी सेंटर खोला गया था, मैक बोलते हैं,
और इसके अंतर्गत स्टेट लेवल पे मल्टी एजेंसी सेंटर्स, जिसको स्मैक बोलते हैं, ये क्रिएट किए गए थे. जब ये डेवलप हुआ, आफ्टर दिस वी हैव सीन phenomenal changes in approach to intelligence setup. information का जो flow है, जो nobody is working in silos. That's the very very good part of the outcome of this entire कारगिल conflict. उसके बाद जब कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी तो उनको लगा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इज नॉट, तो ये आप अक्सर सुनते होंगे इंटेलिजेंस फेलियर. ये एक बहुत बहुत कॉमन टर्म है. दिस डज नॉट मीन लैक इन गेटिंग इंफॉर्मेशन. इट मीन्स इंटेलिजेंस जब आपके पास आया, उसको एग्जीक्यूशनरी लेवल तक पहुंचने में वर वी सक्सेसफुल और नॉट. तो कई बार लोग इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये निकाल लेते हैं कि हमारी एजेंसी ही बेकार है. जी नहीं, ऑल एजेंसीज, वेदर यू टॉक ऑफ रॉ, वेदर यू टॉक ऑफ NTRO, IB, MI, नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स का खुद का इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सब आज की तारीख में इतना सीमलेसली फंक्शन करते हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दैट दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर यू विल, अगर आप अभी जो रिसेंटली ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप चाहे पठानकोट का सिचुएशन ले लीजिए. पठानकोट के टाइम पे मैं अमृतसर में ही पोस्टेड थी, and we witnessed the seamless flow of information happening, how everything was mobilized, how we were also told, हमें भी बताया गया था कि प्लीज़ इंश्योर कि पैनिक मोड ना क्रिएट हो लोगों में. तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी उस तरीके से टच में हैं. तो ये जो पूरा एक जो महकमा जो बना है, आई एम सर्टन कि what we faced in Kargil cannot be repeated. Like, although we won the war, we won the conflict, but we lost a lot also in terms of our resources, in terms of especially जो our troops हैं, loss of lives की जब हम बात करें, and otherwise also अब जब war लेते हैं, any war is taking you economically, आपको 10 साल पीछे कर ही देता है. So I'm sure we are well prepared, and we all are actually work in progress also. With times changing, वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है. फाउंडेशन इज़ वेरी स्ट्रांग, फाउंडेशन इज़ रोबोस्ट. इट इज़ विथ ईच प्रोग्रेस. वो आप कहते हैं ना, वो जिस तरीके से हम ये करते हैं कि घर बनवाते हैं, तो उसमें जिस तरीके से पानी डाल के जब तक सींचेंगे नहीं तो स्ट्रांग नहीं हो, उस तरीके से ऑल दीज ऑपरेशंस, ऑल दीज इवेंट्स दैट यू आर सीइंग, एवरीथिंग. आप एक छोटा सा काउंटरेंट केस ले लीजिए, वो भी आपको बहुत कुछ लर्निंग वैल्यू दे रहा है. तो आई एम वेरी सर्टन दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, and we have one of the finest agencies. I mean, let's not in any way be worried about that. मैम, अगर इंटरनली आपको इंटेलिजेंस लेनी है अपने ऑफिसर्स की कोई उनको रीच आउट तो नहीं कर रहा है, वो कुछ ब्राइब लेके अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे हैं किसी को, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो चीज़ कैसे की जाती है आर्मी में, इंटरनली रह के कैसे होता है वो? You suddenly reminded me of एक बार मैं एक IB के ऑफिसर से मिली थी, और एक कोई वन डिप्लोमेट, वो कहीं जा रहे थे, और कुछ हमें भी वही लगा कि थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा लाइक डाउटफुल टाइप लगा ना, कि आपको एकदम से थोड़ा शक हो जाता है कि वाई दिस फेनोमेनन इज़ हैपनिंग, ये एक्टिविटी ही क्यों हो रही है, या ये मूवमेंट क्यों हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने अपना क्यूरियोसिटी दिखाया उनको कि वाई इज़ दिस हैपनिंग. तो उन्होंने बहुत प्यारी सी लाइन बोली, बोले मैन, काउंटर इंटेलिजेंस में ना जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है सस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट. यू हैव टू सस्पेक्ट ऑल, यू हैव टू रेस्पेक्ट ऑल. तो आई कांट गो इनटू मच डिटेल्स कि हम कैसे करते हैं, बट एक थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, ये नहीं कि आप हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हो,
बट एट द सेम टाइम आपने सबको अंडर चेक रखना है. दिस इंक्लूड्स इवन सिविलियंस. इट्स नॉट काउंटर इंट की जब हम बात करते हैं सिर्फ इट इज़ नॉट आवर ऑफिसर्स या ट्रूप्स, इट इज़ ऑल्सो सिविलियंस हु आर कॉन्स्टेंटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, हम सब उन पे भी तो चेक रखना बहुत ज़रूरी है. इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड दैट एक्ट. आपको एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड नो दैट वॉट आई एम सपोज टू डाइवल्ज टू अदर पर्सन. फॉरेन नेशनल से अगर आप मिल रहे हैं तो आपको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए. आप एक आर्मी एरिया में जाते हैं, आजकल आदत है सबके हाथ में एक मोबाइल है, ठक 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 फ़ोटो खींचने की, सबकी सेल्फी लेने की आदत है ना. पर आप एक आर्मी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे नहीं लेना है फोटोग्राफी. ये कैसे पता चलेगा? अवेयरनेस. सो अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, ये सब these are the most I would say these are the main tools. बाकी एक्विजिशन मेथड्स वो सब अलग चीज़ हैं, बट ये मेन टूल्स हैं टू एंश्योर कि हमारे एंड काउंटर इंटेलिजेंस को लोग अक्सर एज अ न्यूसेंस वैल्यू देखते हैं. लोग सोचते हैं अरे यार ये तो हमें परेशान करने आ गए हैं, है ना. ये एक इसीलिए खौफ है ना. इंटेलिजेंस आप IB के ऑफिशियल्स से भी मिलेंगे, एक खौफ सा हो जाता है, बाप रे ये क्यों आए हैं. They are not there to trouble. They are not there to. They are also serving their country. वो भी अपना काम ही करें. इनफैक्ट वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इत्तला कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ पे मत करो सोशल मीडिया पे इतनी बातें. जब आपका साइबर दोस्त पे जब आता है कि देखो फेक अलर्ट, कि ये फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी. एक नागरिक की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस चीज़ को आप ना फैलाओ, क्योंकि आप वो मैसेज को फॉरवर्ड करके आप वो क्राइम का पार्ट बन रहे हो. सो द एफर्ट इज़ एक्चुअली टू सेव, प्रोटेक्ट रादर दैन टू ट्रबल पीपल. रेगुलर डिवाइसेस भी आप चेक करते हैं आर्मी वगैरह वाले लोगों की, ताकि ये सब चीज़ें ना हो? मतलब वो जैसा प्रोसेस है क्या कि There are processes in place. There are processes in place, but I cannot share much on that. एक मैम आपने पठानकोट की बात की जो बड़ा रीसेंट एपिसोड है, जी. उसका आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? क्योंकि इंडिया का जो रिस्पांस था वो काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था उस पठानकोट को लेके जब हमने किया. तो पठानकोट का ओवरऑल जो ऑपरेशन था, जो घटना हुई, उस पर कैसे इंटरनली क्या क्या चीज़ें स्टेप वाइज क्या क्या की गई? See, my exposure was very limited as a neighboring element of intelligence, है ना. क्योंकि आप उस सिनेरियो में एक्टिवली नहीं हैं. एंड सेकेंडली इट्स ऑफ अ डिफरेंट, वो एयरफोर्स का एक पूरा इंस्टॉलेशन का सेटअप था. बट एक अगर आप पूछेंगे, दिस वॉज देर हैव बीन मैनी मिलिट्री सेटअप्स जहाँ पे बेसिस इन द वैली जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं. बट सडनली ये चीज़ जब एक मेन लैंड में हो रहा है, एंड आफ्टर 26/11, यू नो, 26/11 तो और ऑफ गार्ड सिनारियो था, होटल था, इट वॉज नॉट इवन अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन. सो what अगर हम एज एन आउटसाइडर जब एनालिसिस करते हैं पोस्ट एनी इवेंट, वी एनालाइज पोस्ट वो क्या बोल सकते हैं, पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट टाइप का आप बोल सकते हैं, जो 100% हर कोई करता है अपने लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे, ताकि आपको पता हो कि भाई इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, यू नो, व्हाट यू विल डू. व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि जहाँ 26/11 के केस में एक तो वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था, दूसरा द प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ द इन्फो फ्लो, वो अब उस सिनारियो में मैं नहीं थी. सो आई डोंट नो वॉज देयर दिस काइंड ऑफ एन इन्फो फ्लो हैपनिंग. बट हियर राइट फ्रॉम SP की जब गाड़ी चोरी हुई थी, चोरी बेसिकली इट वॉज टेकन इन कंट्रोल by the terrorists.
right from there was very close monitoring happening. So I feel it could have been worse, considering जिस टाइप के एम्यूनिशन और वेपन्स ये लोग लेके निकले थे, इनका प्लान कुछ और ही बड़ा सा प्लान था. बट आई मीन थोड़ा बहुत आई अंडरस्टैंड कोलैटरल डैमेज, वी लॉस्ट पीपल, अनफॉर्चुनेट, बट at the end of the day it could have been worse and that has been saved. So that shows that हमारा preparedness in terms of what we'll say कि जो हमारे drills हैं, हमारे security drills हैं, चाहे वो installation security is also part of military security. हम जब military security की बात करते हैं तो उसमें physical security, information security and personal security, ये 3 चीज़ पे बात होती. तीनों चीज़ में डेफिनेटली देर इज़ लॉट ऑफ पास्ट लर्निंग, उससे ड्रिल्स इम्प्रूव हुई हैं. देर इज़ लॉट ऑफ दैट हैज़ बीन डन. येट ऑफकोर्स हमें बहुत सारे अभी भी एग्जीक्यूशन में हमें थोड़ा बहुत और कोऑर्डिनेशन करना है. जैसे वहाँ पे ऑलरेडी गरुड़ की टीम थी एंड देन NSG केम इन, सो पीपल वर लिटिल कन्फ्यूज कि हो क्या रहा है. अनएक्सपेक्टेड था, बट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हर बार एक ही गलती नहीं करेंगे. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी तैयारी रखनी है. एंड आई थिंक सो वी आर वेल वर्स्ड विद दैट. एक मैम थोड़ा आर्मी में अगेन अंदर जाने के बाद जो वुमेन का स्टैचर है, ठीक है, स्पेशली उस पर्सपेक्टिव से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी. एक तो कि जैसे वुमेन अब ऑफिसर्स बन रही हैं, आपने बोला कमांड भी कर रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एक जो सबॉर्डिनेट है उनका मेल ईगो आता है उस चीज़ में कि एक वुमेन ऑफिसर को साफ बोल के और ये सारी चीज़ें उनके अंडर रहना? मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं. आपको दिखता है कि सामने आपके जो ट्रूप है उसको कहीं ना कहीं आपके कैपेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है, एक थोड़ा सा डाउट बोल सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर मैं अपना प्रोफेशनल एक्यूमेन दिखाऊं इन द सेंस कि इफ़ आई एम प्रोफेशनली कमिटेड, तो आई सी वो डाउट फेड हो जाता है. पर आपको पेशेंटली उसको डील करना है. अक्सर क्या होता है कि हम प्रूव करने के चक्कर में हम चीज़ें ख़राब कर लेते हैं. सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो गर्ल्स आगे जाके आर्मी ज्वाइन करती हैं, व्हेन दे बिकम ऑफिसर्स, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस गेम ऑफ प्रूविंग. आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आप बन गए ऑफिसर. The dream is to become an officer. That dream is fulfilled the day you got commission. अब आपने क्या करना है उसके बाद जो 10 साल या 20 साल जो आप करते हो, यू आर जस्ट लिविंग दैट ड्रीम. आप तो उसमें प्रोफेशनली आप कंट्रीब्यूट करिए. जहाँ पे भी सी मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ वुमेन जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं एक वुमेन के आगे, वो चीज़ वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ होता है एक ऑफिसर के केस में. एंड नाउ वी हैव विमेन एज सोल्जर्स. एक्सक्यूज मी. इफ़ यू सी CMP मिलिट्री पुलिस, दैट इज़ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, उसमें विमेन हैं. आसाम राइफल्स में विमेन आ गए हैं इन सबऑर्डिनेट रोल्स. तो काफ़ी अभी सोशली एक कल्चरल चेंज आ रहा है आर्मी के अंदर. सो विमेन शुड नॉट फील फियर. ऐसा बायसेस थोड़े बहुत बाहर भी हैं अंदर भी हैं. वो जब तक सोसाइटी में पूरी तरीके से एरेडिकेट नहीं होगा तो अंदर भी मुश्किल है ना. आई वुड स्टिल से आर्मी इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड अ वेरी लॉट ऑफ क्लैरिटी आपके एग्जीक्यूशन में, आपके रोल्स में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, हर चीज़ में इतनी एवरीथिंग इज़. हम बोलते हैं आर्मी में तो दूध उबालने के लिए भी एक रूल होगा. अगर आप खोल के देखोगे तो शायद टू दैट लेवल आर्मी गोज़ इन डिटेल. तो बिल्कुल सो अगर बायसेस हों भी तो वो बायसेस कैन बी ईजिली डेल्ट विथ योर प्रोफेशनलिज्म.
सोसाइटी मैम जैसे डेवलप हो रही है, हम नॉर्मल सिविलियन सोसाइटी में बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कैसे वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही है जैसे जैसे हम एज अ सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं। तो आर्मी में अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी है या फिर कैसे इम्प्रूव हो रही है वो टाइम के साथ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम जेंडर इक्वालिटी को एक इक्वालिटी में भी अगर आप देखें ई को हटाते तो क्वालिटी है। सो जेंडर इक्वालिटी को हमें क्वालिटेटिवली देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आस्क मी, येस, क्वालिटेटिवली दैट इक्वालिटी इज़ देयर। क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स उतने नहीं हैं विमेन, है ना। इट इज़ स्टिल अ जर्नी। आई वुड से जब तक मेल एंड फीमेल ये दो एंटिटीज़ हैं, देयर विल बी फ्रिक्शन इन थॉट प्रोसेसेस, बट आई वुड से उस चीज़ को हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आर्मी इन दैट केस फ्रॉम अ सिविल parlance is more advanced because you are already doing such roles and responsibilities as other officers. You're amongst them, you know. Kind of activities like आप कहीं एक्सपीडिशन पे जा रहे हो या कहीं यू आर पार्ट ऑफ सम एडवेंचर टीम और एनीथिंग, यू सी दैट काइंड ऑफ कोहेसिवनेस। तो ऑलरेडी आई थिंक सो जेंडर इक्वालिटी एंड ये कॉन्सेप्ट्स आप आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आर्मी की रिक्वायरमेंट अलग है। इट इज़ अ फाइटिंग फोर्स, इट्स नॉट अ सोसाइटी, या it's an organization, right? So that is my take on gender equality and my experience purely. एक मैम हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखते हैं जो कि एक काफ़ी बड़ा मेनेस है, और आर्मी में भी देखा जाए क्योंकि पोस्टिंग अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग टेरेन्स होते हैं, अलग मोबिलाइजेशन अलग अलग जगह अलग तरह से होता है। जी तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी में, जी एक मेजर प्रॉब्लम है। जी तो आर्मी में वो होता है क्या, और उसको कैसे डील किया जाता है, कि कितनी स्ट्रिक्टनेस रहती है और क्या एक्शन लिए जाते हैं अगर ऐसा कोई केस सामने आए? See, you cannot deny कि such cases are not there. Any organization will have its own challenges when both genders are there. बट आर्मी ने इसको डील इतने अच्छे तरीके से, दैट्स व्हाट आई सेड, सिस्टम्स आर सो वेल प्लेस्ड, सिस्टम्स इतने अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि अगर केस हो भी जाए, इंसिडेंट अकर्स ऑल्सो, नो, सेक्शुअल हरासमेंट के बहुत पैरामीटर्स हैं। आई मीन दैट्स अ वेरी वाइड एंड अ वेरी डिफरेंट Yeah. सब्जेक्ट, बट हम एक बेसिक सेक्सुअल हरासमेंट से शुरू करते हैं कि समथिंग लाइक समबडी इज ट्रबलिंग ऑन व्हाट्सएप, यू नो। तो आर्मी में वो जो हेरार्कियल स्ट्रक्चर एंड जो डेकोरम इतना डीप सीड कर देते हैं ना कि किसी इंडिविजुअल को व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजने से पहले भी वो 10 बार सोचेगा। Some things are part of personality, but there's a lot that the organization has already ensured. In the army, now this might, I don't know, people know about this, but in the army, aapka there's something called as stealing of brotherly affection. It's a crime. It's an offense. Crime is a wrong word legally. Offense is the right word. That means कि having a extramarital relationship is an offense. So जो आर्मी की कल्चरल फैब्रिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फैब्रिक है, वो इतनी डीपली वेल लेड है कि येस देयर विल बी चैलेंजेस, बट आई थिंक सो वो चैलेंजेस को डील करने के लिए द सिस्टम इज़ वेरी मच इन प्लेस। अब एज एन इंडिविजुअल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे साथ कोई एक इंसिडेंट हो, क्या मैं उसको प्रॉपर चैनल से रिपोर्ट कर रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं आपका भी एक रोल है इसमें कि आप इंश्योर करो प्रॉपर एक्शन इज़ ऑल्सो टेकन अगेंस्ट दिस इंडिविजुअल। ये बहुत बच्चे मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी में आपके हम तो ऐसे सुनते हैं, ये ऐसा
कुछ नहीं है. It's all probably आजकल इतना मेस्कुलाइजेशन भी पोर्ट्रे हो रहा है ना आर्मी का कि it's all weapons and it's all that masculine वो इतना ज़्यादा नहीं है. It is more to it's attractive, it's good to motivate youth to join, and youth should take it to that level only, inspirational. It's not like army में every time it is बस ऐसे ही everybody is so rigid and everybody is only in that mode, just to rub the other person or kill the other person. No, ऐसा नहीं है. तो केसेस को बहुत अच्छे से डेल्ट किया गया है. लीगली दे हैव बीन डेल्ट. I mean, in my service, I have not seen a situation where the organization doesn't stand by you. एक मैम जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है सोसाइटी का, हम वुमेन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, कॉर्पोरेट हो या किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है. तो हाउ डू यू सी कि आर्मी में वुमेन का कंट्रीब्यूशन टाइम के साथ कैसे कैसे बढ़ने का स्कोप है? Definitely there is lot of scope. Now women have started in being inducted in artillery. We are already seeing women in command roles. जो आज command role में हैं, ये women कल women officers कल जा कर के they will be in the policy making also. They'll be in higher decision making process. We already have women from the medical corps at such decision making positions. ये सब देखते हुए I'm very certain and I'm very positive कि role of women in armed forces is definitely going to be, it's already active. एक ये प्रॉब्लम भी है, लोग सोचते हैं विमेन है तो इन्होंने लाइक आई रिसेंटली गॉट वन मैसेज, अच्छा आप इंटेलिजेंस में, हाँ क्या ही किया होगा, आपने एडमिन रोल ही किया. नो, विमेन इन आर्मी ऐसा नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे या आप ऐसे, नो, दिस इज़ नॉट द वे विमेन आर कैटेगराइज्ड. दिस इटसेल्फ शोज कि आर्मी में कितना एक जेंडर पैरिटी है. आपको एक अपॉइंटमेंट में पोस्ट कर दिया है, all duties which fall, whether administrative, whether operational, your responsibility, your baby. So as a command role, operations हो या administration हो या legal challenges हो या tactical issues हो, that CO of the battalion will take the decision. It doesn't matter it's a woman or a male. There's a very beautiful quote, ब्रिटिश आर्मी का है ये, बट आई थिंक सो ये बहुत अप्लाई करता है अब हमारे कॉन्सेप्ट में भी. एंड आई प्राउडली से दैट वी हैव सोल्जर्स इन द आर्मी, सम हैपन टू बी women. सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि यहाँ पे आपकी वर्दी सबसे पहले देखी जाएगी. योर वर्दी इज़ योर इमेज. रेस्ट आप देखिए, मेरे नाम के सामने भी ना मिसेस लगता है ना मिस्टर नहीं. क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रैंक इज़ योर आइडेंटिटी. दैट्स इट. थैंक्स मैम. बहुत सारे इंसाइट्स मिले हमें आर्मी के, स्पेशली फ्रॉम वुमेन पर्सपेक्टिव. कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा, गर्ल्स के लिए भी, कि कैसे आर्मी में लाइफ होती है, क्या क्या ट्रेनिंग होती है, किस तरह से उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है, कैसे फैमिलीज़ को कन्विंस किया जा सकता है. एक मैं आपसे फाइनली ये पूछूंगा कि कोई मैसेज आप देना चाहें सोसाइटी को या फिर एस्पिरेंट्स को जी आर्मी की तरफ से. जी मेरा एक ही मैसेज होगा, आप जब एम करते हैं टू बी पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आपका एम इतना डीप रखिए. डोंट कीप इट कि मुझे वर्दी पहननी है, डोंट कीप इट कि मुझे ऑफिसर बनना है, क्योंकि ये सारे एम्स बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे आपके. फिर आपके लाइफ में कोई एम नहीं रहेगा. आपका पर्पस इससे हाई रखिए, टू सर्व द कंट्री, टू डू योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इसको एम रख के चलिए. एंड इट डजेंट मैटर वेदर एज एन आर्मी ऑफिसर, वेदर एज अ डॉक्टर, वेदर एज अ IPS or an IAS. Any role you take, it doesn't matter. What matters is, are you ready to take the responsibility of being a good citizen of this country? ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है
इसको फोकस रख के चलिए, SSB, CDS ये सब आराम से क्रैक हो जाएगा. Thank you, That's ma'am. all. Thanks for giving Thank your you. time. It was really nice talking to you Same here. and hearing, I mean, all your thought processes. It was really good. Thank you. Thank you Thank so you. much. Jai Hind.